हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2025 22 जनवरी को शिफ्ट 1 का जो पेपर हो चुका है उसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए आगे के कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम जल्दी से चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन इज मेंट टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड equal oppositely charged metal plates, each of length 10 centimeter. The electron emerges out of the electric field region with a horizontal component of velocity 10 raised to power 6 meter per second if the magnitude of electric field between the plates is 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्ट पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें क्योंकि हमें सारी चीजें सही यूनिट के साथ लेनी है। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें बतानी है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। आइए देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले दो पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं हम। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं। ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा कुछ वेलोसिटी से, लेकिन इसने बोल रखा है कि बाहर जब निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट जो होगा वो होगा 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जाहिर है वो एंटर भी सेम वेलोसिटी से किया होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक्स कंपोनेंट यहाँ भी 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, वैसे इससे मतलब भी नहीं है हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाउनवर्ड्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, E इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर से पहले हम इसको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज 9.1 इंटू 100 मीटर पर वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू QE। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी चल रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ में, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आने की वजह से, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स आने की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं इनिशियली, लेकिन इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका पाथ कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ से ये इस तरह जाने लग जाएगा, कर्व पाथ पे मूव करेगा और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये निकल रहा होगा तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं कि अपवर्ड एक्टिंग फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू ma। ठीक है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है तो F इज इक्वल टू ma लगा देते हैं और ये फोर्स है कितना, दैट इज इक्वल टू QE। तो QE इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं। y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा QE बाई m। तो Q की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और मल्टीप्लाइड बाई E क्वेश्चन में गिवन है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 100, 10 की पावर 200 और डिवाइड बाई me हमें गिवन है क्वेश्चन में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो यहाँ से 9.1 से 9.1 कैंसिल होता नजर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो माइनस 17 हो गया 10 की पावर 2 और 10 की पावर 31 ऊपर गया तो प्लस का 31, तो ये हो गया आपका 14 प्लस का 14, तो ये हो गया 10 की पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है u इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हमें पता है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, लेकिन एक और चीज हमें पता है कि ये जो प्लेट है इसकी लेंथ कितनी है, इस प्लेट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम हमारे पास निकल के आ जाएगा डिस्टेंस 0.1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -1, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम निकल गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को 10 सेंटीमीटर लेंथ में चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगेगा, तो यहाँ से ऊपर जाने में, इस पॉइंट तक जाने में, इतना डिस्प्लेस करने में भी सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें टाइम भी पता लग गया, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गई, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन पता लग गया, टाइम पता लग गया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन की हम लगाएंगे यहाँ पे, तो v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है y डायरेक्शन में, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻14 और टाइम हमें पता है 10 की पावर -7 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी निकल के आ जाएगी, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7, 10 की पावर +7 और मीटर पर सेकेंड। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है इसमें, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 1.6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसको 1.6 को 16 कर देंगे और इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख लेंगे हम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम मेटल आर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। If we incident a light of wavelength 550 Newton meter on these two metal surface, then the photoelectric effect is possible for the case of। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि दो मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन हमें गिवन है। एक तो सीजियम मेटल, इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन गिवन है, और एक लिथियम मेटल है, इसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है 550 न्यूटन मीटर। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमें गिवन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, अगर लैम्डा ज्यादा लेते हैं हम तो एनर्जी हो जाती है डिक्रीज, और अगर लैम्डा की वैल्यू कम लेते हैं हम तो एनर्जी हो जाती है इंक्रीज। तो यहाँ पे एनर्जी और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन रहता है। तो हम दोनों के केस में दोनों का थ्रीशोल्ड वेवलेंथ हम दोनों की निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं hc/λ0 इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से हम थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे सीजियम मेटल की, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो λ0 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ से λ0 हमारा निकल के आ जाएगा। सारी पावर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 8 और 19 27 प्लस का -34 10 की पावर -7, और इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा लगभग 650 के करीब, 6.5 के करीब निकल के आ जाएगा, 6.50 6.53। तो अगर हम इसको न्यूटन, ये मीटर में आ रहा है, न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो λ0 की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। इससे कंपेयर करने के लिए हमें न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूटन मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 653 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे सीजियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आ रहा है 653 न्यूटन मीटर। मतलब अगर इससे कम वेवलेंथ आप इस पर इंसिडेंट कराओगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सीजियम मेटल वाले केस में वर्क फंक्शन हो जाएगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह लिथियम मेटल का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर लिथियम मेटल के केस में हम कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट यहाँ 1.9 की जगह आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे जो λ0 हम निकालेंगे लिथियम का, दैट इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 2.5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2.5 आ जाएगा, और 1.6 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पे λ0 आएगा, यहाँ पे λ0 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 10 की पावर -7 मीटर इंटू
इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 493 समथिंग, 4.93 समथिंग आ जाएगा। इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 490 के लगभग न्यूटन मीटर, विच इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू। ठीक है, तो मतलब इतनी वेवलेंथ, इतनी या फिर इससे कम वेवलेंथ अगर हम डालेंगे तो लिथियम मेटल पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इससे ज्यादा वेवलेंथ डाल रहे हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब वर्क फंक्शन जो है इसका वो ज्यादा है, और हम जो एनर्जी डाल रहे हैं उसकी एनर्जी कम है। तो लिथियम मेटल वाले केस में वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ सीजियम मेटल वाले केस में ही वर्क फंक्शन हो पाएगा। लिथियम मेटल कैन नॉट एमिट एनी इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, CS ओनली। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह गिवन है, स्मॉल पॉइंट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m and radius r. The gravitational force on m due to m is F1. A spherical part of radius r by 3 is removed from the big sphere as shown in the figure, and the gravitational force on m due to remaining part of m is found to be F2. Then the value of F1 to that of F2 is. तो F1 upon F2 का हमें रेशो निकालना है, और क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है। तो क्वेश्चन में डायग्राम कुछ इस तरह गिवन है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका मास है स्मॉल m और जिसकी रेडियस है r। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे 2r डिस्टेंस पर जाने के बाद, सेंटर ऑफ स्फीयर से 2r डिस्टेंस पर जाने के बाद यहाँ पे एक और मास है जिसका मास इतना ही है जितना बड़े वाले स्फीयर का मास है स्मॉल m। पॉइंट मास दे रखा है एक और स्मॉल m, और ये जो पॉइंट मास है इसके ऊपर पहले लग रहा है F1 फोर्स इस वाले स्फीयर की वजह से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से r/3 का एक स्फीयर रिमूव कर देते हैं, r/3 रेडियस का एक स्फीयर रिमूव कर देते हैं यहाँ से, r/3 रेडियस का एक स्फीयर हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो अब जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा वो लगेगा F2। तो हमें दोनों फोर्सेस का रेशियो बताना है, F1 रेशियो F2 हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंटर से लेके 2r दूरी है, तो F1 को लिखना तो बहुत ही आसान है, g, इसका मास m और इसका मास m, तो m² डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, दैट इज 2r। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r²। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड वाला जो फोर्स है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके अबाउट, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो इतना पार्ट हमने निकाला है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता उसको हम माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें से। ठीक है, तो F2 में जो हम फोर्स निकालेंगे वो हम माइनस कर देंगे F1 जो पहले फोर्स लग रहा था उसमें से, जो इसकी वजह से फोर्स लगता F' वो हम माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हमें ये F' की वैल्यू पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, F' की जो फोर्स लेंगे वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए सरफेस से और यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 2r। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की, सरफेस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी पता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है सरफेस से r। ठीक है, और इसके सेंटर से जो दूरी है वो r/3, तो टोटल इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r + r/3। तो ये जो r' है, मतलब यहाँ से इसके सेंटर से और यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी r + r/3। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 4r/3। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो छोटा स्फीयर हमने इसमें से काट के निकाला है, इसका मास कितना होगा, तो हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो इसकी डेंसिटी होगी और जो इसकी डेंसिटी होगी वो बराबर होगी, तो डेंसिटी ρ इज इक्वल टू ρ', तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी बराबर होगी। इसका मास है कैपिटल M बाई इसका वॉल्यूम है 4/3πr3, और इसका वॉल्यूम है m', इसका मास है m' बाई 4/3πr/3 का होल क्यूब। तो आप यहाँ से देखेंगे 4/3π से 4/3π कैंसिल हो गया, तो यहाँ से m' की वैल्यू निकल के आ गई, r³ से r³ भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से m' की वैल्यू क्या निकल के आ गई, m' की वैल्यू निकल के आ गई। अगर इसको उधर ले जाएंगे हम, 3 का क्यूब भी करना है, तो m/27
तो ये छोटे वाले स्फीयर की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश विल बी इक्वल टू जी एम बोले तो एक तो एम आएगा और एक एम डैश आएगा। तो एक एम डैश की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, एम बाई 27। तो एक आ जाएगा एम बाई 27 और एक आ जाएगा एम, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दैट इज 4r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम F2 निकाल सकते हैं। तो F2 विल बी इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू ये रही हमारे F1, इसकी वैल्यू हमारे पास है जी एम स्क्वायर बाई 4r² माइनस, ठीक है, माइनस एफ डैश की वैल्यू हमारे पास है जी एम स्क्वायर बाई ये 3 जो है 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 9 एंड डिवाइडेड बाई 27 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आ गया r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से g आ रहा है कॉमन, m स्क्वायर आ रहा है कॉमन और 4r स्क्वायर आ रहा है कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में इधर से बचा 1 माइनस यहाँ से क्या क्या बचा, जी एम स्क्वायर गया कॉमन, यहाँ से बचा 9 अपॉन यहाँ से बचा एक तो 4 बचा और एक 27 बचा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो 3 4 12। तो ये वैल्यू आ गई जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल टू 11/12 ब्रैकेट 12 माइनस 1 11/12 जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई F2 की। तो यहाँ से F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई और यहाँ से F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अगर रेशियो निकालना है हमें F1 और F2 का, तो F1 बाई F2 विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर और ब्रैकेट 11/12। ठीक है, तो ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है। तो F1 बाई F2 का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, F1 बाई F2 का रेशियो हमें मिल रहा है 12/11। ठीक है, तो ये 12/11 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 12/11 मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से, 12/11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी हमें दी हुई हैं ऑफ रेडियाई 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर आर एट टेम्परेचर ऑफ 400 Kelvin and 800 Kelvin respectively. If the energy radiated by small body is E, then the energy radiated by larger body is। ठीक है, तो हमारे पास पावर एमिटेड का फॉर्मूला होता है 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर टी की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लार्जर बॉडी, अच्छा, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे सेम टाइम की बात हो रही है तो हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम से टाइम अगर रेशियो लेंगे हम तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का रेशियो भी वही ले सकते हैं जो पावर का रेशियो आएगा। तो एनर्जी ऑफ लार्जर बॉडी, तो ऊपर ले लेते हैं हम लार्जर बॉडी के लिए अगर हम लिखेंगे तो 4 पाई सिग्मा। ठीक है, सेम ब्लैक बॉडी है, आइडेंटिकल है मटेरियल, तो सिग्मा दोनों का सेम आ जाएगा। रेडियाई लार्जर वाली की रेडियाई इधर रखिए 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर, और टेम्परेचर लार्जर बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है 800, तो ये आ जाएगा 800 का की पावर 4। ठीक, तो अगर हम स्मॉलर बॉडी के लिए लिखें, स्मॉलर बॉडी की एनर्जी एमिशन दे रखा है E, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई सिग्मा 0.2 की पावर स्क्वायर और 400 की पावर 4। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो यहाँ पे 4 पाई सिग्मा से 4 पाई सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे E लार्जर एनर्जी एमिटेड बाय लार्जर बॉडी टू डेट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द स्मॉलर बॉडी विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 800 इंटू 800 इंटू 800 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू 400 इंटू 400 इंटू 400 इंटू 400। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 से सारे के सारे 0 0 कैंसिल हो गए, और 4 से ये कितना टाइम कैंसिल हो गया, 4 से सारे 2 इंटू
ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2 आ गया, और यहाँ से 0.2, 2 2 ज़ा 4, तो एक 2 और आ गया, यहाँ से एक 2 और आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आया 2 की पावर 6e, दैट इज इक्वल टू EL। तो यहाँ से EL की वैल्यू जो निकल गई 2 की पावर 6 बोले तो 8 8 ज़ा 64, तो 64e। सो दिस इज अवर आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इसमें, 64E, ऑप्शन नंबर सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, असर्शन रीजन गिवन है। यहाँ पे असर्शन हमें दिया हुआ है, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो फ्रिंजेस, एक तो हमारे पास स्लिट्स होती हैं दो, और एक हमारे पास स्क्रीन होती है। तो ये कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे एयर की जगह पे, स्क्रीन और स्लिट के बीच में एयर की जगह पे कोई मीडियम भर दें, देन द कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर। तो जो फ्रिंजेस होती हैं वो पास पास आ जाएंगी पहले के मुकाबले। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रिंजेस पास पास आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिंजेस जो है आपकी डार्क और लाइट, ब्राइट और डार्क जो फ्रिंजेस हैं वो कम क्लोजर आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो असर्शन इज करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है आपको रीजन, द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एयर in an optically denser medium than air while its frequency does not change। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जब रिफ्रैक्शन होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दैट इज सी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पोटेंशियोमीटर दे रखा है, फाइंड द करंट इन द सर्किट इफ जोकि इज एट द मिडिल ऑन 1 ओम। तो जोकि अगर 1 ओम के बिल्कुल मिडिल में होगी, तो उस टाइम पे करंट सर्किट के अंदर कितना होगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, जिसके मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में जोकि लगी है, ठीक है। तो यहाँ से एक सर्किट और लिया गया है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस लगाया है 2 ओम, ठीक है, और बैटरी का वोल्टेज है 0.9 वोल्ट्स, ठीक है। तो करंट कितना ड्रॉ होगा इस सर्किट के अंदर, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आई करंट ड्रॉ होगा, इस आई की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो 1 ओम है, तो 1 ओम में अगर जोकी से हम इसको कट कर देंगे, तो इस साइड में आ जाएगा, जोकी लगा देंगे, तो इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 ओम, और इधर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 ओम, ठीक है। तो हाफ इधर हाफ इधर, तो ये वाला हाफ और ये 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो दैट इज 2। तो दिस विल बी 2 LCM आया यहाँ पे 4 5/2 ओम, रेसिप्रोकल किया तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2/5 ओम, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो हाफ है, ये इसके साथ में सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में आना है तो R इक्विवेलेंट डैश बोल देते हैं इसको, ओवरऑल रेजिस्टेंस को। तो ये हो जाएगा इधर का रेजिस्टेंस प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में आ गए, दैट इज 2/5 प्लस 1/2। तो आ जाएगा LCM 10, 5 2 ज़ा 10, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो दिस विल बिकम 9/10, दैट इज इक्वल टू 0.9 ओम। तो 0.9 ओम ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल जाएगी, I इज इक्वल टू V/R, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है 0.9, और रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का है 0.9। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और करंट हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे से जो करंट ड्रॉ होगा वो होगा 1 एम्पियर करंट। तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, जिसमें हमें वैल्यू पुट करना थी 1।